Dear students, welcome to the lecture Basics of Immunology. Today we will discuss about the history and types of immunity. The term immunology was originated from the Latin word immunis, which means exempt. It means the state of protection from infectious diseases. Exemption means protection. प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट? इन्फेक्शियस डिसीजेस के अगेंस्ट. और लॉजी मीन्स टू स्टडी. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी हमारे बॉडी के एक डिफेंस मैकेनिज़्म है. कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरसेस, मतलब कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट जो काम करता है और हमें उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है. बॉडी का जो टोटल सिस्टम होता है डिफेंस का, उसी को कहा जाता है इम्यूनिटी. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल टर्म है. यानी कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम ही होगा इम्यूनिटी. नॉर्मली हमारी बॉडी क्या है? प्रोटेक्टेड है. कैसे प्रोटेक्ट है? नॉर्मली जब हम बात करते हैं, चल फिर रहे होते हैं या फिर कोई भी काम कर रहे होते हैं, हर वक्त हमारी बॉडी एक्सपोज हुई हुई होती है थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया, जो हमारी बॉडी के बाहर है, जो हमें बीमार कर सकता है. जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसके अंदर भी होते हैं ये सारे बैक्टीरिया. लेकिन हम कैसे ज़िंदा रहते हैं? क्योंकि हमारे पास इम्यूनिटी है ना. तो अगर देखो, आप किसी के पास इम्यूनिटी नहीं है तो वो बंदा एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी हर वक्त हमें प्रोटेक्ट करता रहता है उस वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से. तो इम्यूनिटी जो है किस चीज़ से बना हुआ होता है? एक सिस्टम से, इम्यून सिस्टम. तो जो इम्यून सिस्टम है वो हम बाद में देखेंगे. अभी हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इम्यून. The earlier written reference of immunity by Thucydides, the great historian of the Peloponnesian War, in 430 BC, describing a plague in Athens, he wrote that only who had recovered from plague could nurse the sick, because they would not contract the disease a second time. इन 4030 BC में थूसीडाइडस ने क्या बताया था कि जिन लोगों को प्लेग हो चुका है और वो उससे रिकवर हो गए हैं, सिर्फ वही लोग बीमार लोगों का इलाज कर सकते हैं. क्योंकि जो लोग रिकवर हो चुके हैं उनकी बॉडी प्लेग से इम्यूनाइज हो चुकी है. नेक्स्ट टाइम उनको प्लेग नहीं होगा. जिस तरह आज हम लोग कोरोना वायरस से परेशान हैं, उसी तरह 430 BC में लोग प्लेग नाम की महामारी से परेशान थे. ये महामारी चूहों से फैली थी. कहते हैं कि प्लेग की वजह से यूरोप की आधी आबादी ख़त्म हो चुकी थी. ठीक है, उस टाइम पे लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करना, मिलना जुलना तक छोड़ चुके थे. जिनको भी प्लेग हुआ था वो लोगों को बाहर हकाल देते थे, शहरों से, अपने घरों से. यहाँ तक कि रिश्तेदार भी अपने रिश्तेदारों को घरों से बाहर निकाल देते थे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा सोचते थे कि जो भी महामारी आती है वो खुदा के नाराज़ होने से या फिर भगवान का प्रकोप है, क्योंकि भगवान हमसे नाराज़ हो चुका है, या फिर ये हमारे कर्मों की सज़ा है. क्योंकि उस टाइम पे लोग मेडिकल साइंस से उतने नोन नहीं थे. आज हम लोग मेडिकल साइंस में इतने आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस का वैक्सीन अब तक बना नहीं. खैर, जो भी है, तो यहाँ पे थूसीडाइडस ने क्या बताया कि जो लोग प्लेग से बीमार होकर अच्छे हो चुके हैं, सिर्फ वही लोग प्लेग के मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में जो प्लेग है उसके अगेंस्ट उनकी बॉडी इम्यूनाइज हो चुकी है. ठीक है, हम सब लोग चिकन पॉक्स को जानते हैं, है ना. आप में से बहुत सारे लोगों को चिकन पॉक्स हुआ भी होगा. चिकन पॉक्स कहते हैं कांचनियों को, जिसे माता भी कहते हैं, है ना. तो चिकन पॉक्स हमें लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही होता है, नेक्स्ट टाइम नहीं होता. क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हमें चिकन पॉक्स होता है तो हमारी बॉडी चिकन पॉक्स के वायरस के अगेंस्ट इम्यूनाइज हो जाती है. तो इसी तरह स्मॉल पॉक्स भी चिकन पॉक्स के सिमिलर है, जो
15th सेंचुरी में एक बहुत बड़ी महामारी थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर रहे थे, एक डेडली डिसीज़ थी। तो उस टाइम पे चाइनीज़ और टर्क्स क्या क्या करते थे, एक प्रोसीजर थी जिसको हम बोलेंगे वेरियोलेशन। तो इस वेरियोलेशन में क्या होता था, जो इन्फेक्टेड पर्सन था स्मॉल पॉक्स का, तो वो उस स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड पर्सन के पूरी बॉडी पे है ना ब्लिस्टर्स आ जाते थे, छाले पड़ जाते थे, है ना। तो वो उन छालों से पस कलेक्ट करते थे और उस पस को हेल्दी पर्सन के नॉस्ट्रल्स के सामने रखकर उसको बोलते थे कि इनहेल करो। तो इसकी वजह से क्या होती थी, उनकी बॉडी स्मॉल पॉक्स के वायरस के अगेंस्ट इम्यूनाइज हो जाती थी। तब उन्हें ये नहीं पता था कि वो है ना वायरस को जो स्मॉल पॉक्स हो रहा है वो वायरस की वजह से हो रहा है, और जब वो इनहेल कर रहे हैं तो वायरस बॉडी के अंदर जा रहे हैं। वो सिर्फ इतना जानते थे कि हम इस बीमारी से कैसे बचें। इसकी वजह से वो बहुत सारे अलग अलग प्रिवेंशंस क्या करते थे, जिसमें एक वेरियोलेशन भी है। तो इस वेरियोलेशन में क्या होता था कि ड्राइड क्रस्ट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स पॉस्ट्यूल्स either inhaled through nostrils or inserted into small cuts in skin to prevent deadly and fatal smallpox disease. This process is known as variolation. Okay, इस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, वेरियोलेशन। नॉस्ट्रल्स के थ्रू इनहेल भी करते थे और स्किन को कट करके उस स्किन में पस को या फिर जो ड्राई स्किन होती है वो ब्लिस्टर्स की छालों की उसको इंसर्ट करते थे। इसकी वजह से क्या होता था, जो हेल्दी पर्सन है वो इम्यूनाइज हो जाता था स्मॉल पॉक्स के वायरस के अगेंस्ट, तो उसे स्मॉल पॉक्स डिसीज नहीं होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्ड जर्नर। एडवर्ड जर्नर को हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं। इन्होंने पहला वैक्सीन बनाया था स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। एडवर्ड जर्नर ने वेरियोलेशन की प्रोसेस को ही इम्प्रूव करके वैक्सीन बनाया। एडवर्ड जर्नर ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मिल्क मेड्स होते हैं, जो लोग दूध निकालते हैं, उन लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन लोगों को एक डिसीज़ होती है जिसे काउ पॉक्स कहते हैं। तो ये काउ पॉक्स जब होती है तो ये मिल्क मेड्स स्मॉल पॉक्स के डिसीज़ के लिए इम्यूनाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का जो वायरस होता है वो सेम फैमिली को बिलोंग करता है, इसीलिए उनकी बॉडी स्मॉल पॉक्स के वायरस के लिए इम्यूनाइज हो जाती है। तो जर्नर ने जब ये ऑब्जर्व किया कि जो मिल्क मेड्स हैं उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, क्योंकि जब मिल्क मेड्स काऊ के साथ काम करते हैं तो जो काऊ को काऊ पॉक्स डिसीज़ हो जाती है तो उनके पॉस्ट्यूल्स को मिल्क मेड्स के हैंड्स टच होते हैं और उनके हैंड्स पर भी ये काऊ पॉक्स पॉस्ट्यूल्स आ जाते हैं। जो काऊ पॉक्स का वायरस होता है वो सिर्फ काउस को इन्फेक्ट करता है और काउस में ही सीवियर डिसीज़ होती है, लेकिन ह्यूमंस में भी माइल्ड डिसीज़ होती है जो कि डेडली नहीं रहती। फिर जब जेनर ने ये सब ऑब्जर्व किया तो उसने वेरियोलेशन के प्रोसीजर को थोड़ा इम्प्रूव किया और एक मिल्क मेड को हायर किया जिसका नाम सारा नेल्म्स था, जिसको फ्रेशली काउपॉक्स डिसीज़ हुआ था। उसने उसको हायर किया और उसके पॉस्ट्यूल से फ्लूइड को कलेक्ट किया, काउपॉक्स पॉस्ट्यूल से पस को कलेक्ट किया और उसके गार्डनर का बेटा था जो कि सिर्फ 8 साल का था, उसका नाम जेम्स फिप्स था, और उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया। उसको काउपॉक्स के पॉस्ट्यूल के फ्लूइड से इनोक्यूलेट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ दिनों में ही फिप्स को फीवर आ गया और वो बीमार हो गया, लेकिन ये बीमारी डेडली नहीं थी इसलिए वो कुछ दिनों में ही रिकवर हो गया। फिर जब फिप्स रिकवर हो गया तो उसके बाद जेनर ने क्या किया, एक ऐसी लेडी जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ था उसने स्मॉल पॉक्स पेशेंट से के पॉस्ट्यूल से फिर से फ्लूइड जमा किया और फिप्स की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। अब क्या होना चाहिए था कि उसको भी अब स्मॉल पॉक्स डिसीज़ हो जाना चाहिए था, लेकिन फिप्स को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ क्योंकि वो काउ पॉक्स के डिसीज़ की वजह से इम्यूनाइज हो चुका था। इस तरह एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इन्वेंट किया और इस प्रोसेस के थ्रू उसने बहुत सारे लोगों को स्मॉल पॉक्स की डिसीज़ से बचाया।
ठीक है। अभी एडवर्ड जनर ने फर्स्ट वैक्सीन तो डेवलप किया, लेकिन उसने वैक्सीन को वैक्सीन नाम नहीं दिया। वैक्सीन को वैक्सीन नाम देने वाला लुइस पास्चर था। लुइस पास्चर ने क्या किया, फाउल कॉलेरा जो होता है, फाउल मीन्स चिकन्स, वो फाउल कॉलेरा कॉज करने वाले बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहा था। ऐसा बैक्टीरियम जो कि चिकन्स में कॉलेरा कॉज करता है, उस बैक्टीरिया को उसने चिकन्स में इंजेक्ट किया। अब चिकन्स में इंजेक्ट करने के बाद क्या हुआ, चिकन्स को कॉलेरा हो गया, चिकन डेवलप्ड कॉलेरा और चिकन्स मर गए। इस तरह जब उसकी रिसर्च चल रही थी तो उसकी रिसर्च के दौरान वैकेशंस स्टार्ट हो गए। अब वैकेशंस स्टार्ट हो गए तो उसने क्या किया, जो भी बैक्टीरियम कल्चर था उसको स्टोर किया और वैकेशंस पे चले गया। वैकेशंस के बाद जब वो आया और उसने सेम कल्चर को इस्तेमाल किया और चिकन्स में इंजेक्ट किया, तो उसने देखा कि इसके बाद चिकन्स बीमार हो गए, लेकिन बीमार होने के बाद वो मरे नहीं, वो रिकवर्ड हो गए, वो अच्छे हो गए। फिर उसने क्या किया, फ्रेश कल्चर को फिर से वो सेम चिकन्स में इंजेक्ट किया और चिकन्स को फिर कॉलेरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से पास्चर ने हाइपोथेसाइज्ड एंड किया कि जब भी हम कोई भी वायरुलेंस पैथोजन को बहुत टाइम्स के लिए स्टोर करेंगे, एजिंग करेंगे, तो वो वीक हो जाएंगे। एजिंग वीकेंड वायरुलेंस ऑफ पैथोजन। और सेकेंड उसने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिंग एटेन्यूएटेड स्ट्रेन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज, जो कि ये वीकेंड वायरुलेंस पैथोजन से, उसको हम क्या बोलेंगे, एटेन्यूएटेड स्ट्रेन। एटेन्यूएटेड यानी कि बेहोश, मरियल से। ठीक है, जब हम ये मरियल से पैथोजन्स को हम इंजेक्ट करेंगे तो हमारी बॉडी कुछ टाइम के लिए बीमार तो हो जाएगी, लेकिन फिर उसके अगेंस्ट वो इम्यूनिटी डेवलप करेगी और नेक्स्ट टाइम हम जब फ्रेश कल्चर या फिर पैथोजेनिक स्ट्रेन को इंजेक्ट करेंगे तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करेगी और फिर हमको डिसीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह उसने, जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं एटेन्यूएटेड स्ट्रेन को, तो उसको उसने नाम दिया वैक्सीन। वैक्सीन जो है एक लैटिन वर्ड है, वैका मीन्स काउ। अब आप बोलेंगे कि लुइस पास्चर ने तो चिकन्स पे रिसर्च की थी, लेकिन यहाँ पे काउ कहाँ से आ गई, तो लुइस पास्चर ने एडवर्ड जनर के ऑनर में वैक्सीन ये नाम दिया, वैका मीन्स काउ। और एडवर्ड जनर ने किस पे रिसर्च किया था, काउस पे। काउ पॉक्स के थ्रू उसने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था, इसीलिए एडवर्ड जनर के ऑनर में लुइस पास्चर ने नाम दिया वैक्सीन। फाउल कॉलरा के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने के बाद लुइस पास्चर ने एंथ्रैक्स डिसीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन बनाया। उस टाइम पर काऊ और शीप्स में एंथ्रैक्स नामी डिसीज़ हो रही थी। एंथ्रैक्स डिसीज़ का कॉजेटिव एजेंट है बैसिलस एंथ्रेसिस, है ना। बैसिलस एंथ्रेसिस जो है एक बैक्टीरिया है जो कि एंथ्रैक्स डिसीज़ कॉज करता है। इस बैक्टीरिया की खोज लुइस पास्चर ने नहीं की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन लुइस पास्चर ने इस एंथ्रैक्स डिसीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन बनाया था। जब काऊ और शीप में एंथ्रैक्स नामी डिसीज़ फैल रही थी, तब पास्चर ने इस वैक्सीन को बनाया। अब वैक्सीन बनाने के लिए सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा कि जो भी पॉजिटिव एजेंट है जो कि बैसिलस एंथ्रेसिस है, उसको एटेन्यूएट करना पड़ेगा। तो उसको एटेन्यूएट करने के लिए यहाँ पर लुइस पास्चर ने 2 टेक्निक्स बताए। सबसे फर्स्ट है बाय ट्रीटिंग कल्चर विथ पोटेशियम बाइक्रोमेट एंड सेकेंड है बाय इंक्यूबेटिंग द बैक्टीरिया एट 42 to 43 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो यहाँ पर क्या 2 टेक्निक्स बताए पास्चर ने कि अगर हम बैसिलस एंथ्रेसिस को पोटेशियम बाइक्रोमेट के साथ ट्रीट करेंगे तो उसका विरुलेंस कम हो जाएगा और बैक्टीरिया एटेन्यूएट हो जाएगा। तब हम इसको शीप्स में या काऊ में इंजेक्ट कर सकते हैं इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। और सेकेंड मेथड क्या है, बाय इंक्यूबेटिंग द बैक्टीरिया एट 42 to 43 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। जब हम इस बैक्टीरिया को 42 to 43 डिग्री सेल्सियस पे हम इंक्यूबेट करेंगे, तब भी इसका विरुलेंस कम हो जाएगा और हम वैक्सीन बना सकते हैं। ठीक है, अब फाउल कॉलेरा और एंथ्रैक्स डिसीज़ के बाद सबसे बड़ी डिसीज़ जो थी कि
रेबिस डिसीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन बनाना ये लुईस पास्चर के लिए सबसे बड़ा टास्क था। क्यों सबसे बड़ा टास्क था? कि जो रेबिस डिसीज़ होती है वो एक वायरल पैथोजन से होती है, रेबिस वायरस से ये रेबिस डिसीज़ होती है, जबकि एंथ्रैक्स एंड कॉलेरा इन दोनों का पैथोजेनिक एजेंट जो था वो बैक्टीरिया था। अब हम बैक्टीरिया को ईजीली आइसोलेट कर सकते हैं, ईजीली हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वायरसेस को कल्चर करना थोड़ा सा उस टाइम पर मुश्किल था। तो ये रेबीज़ डिसीज़ ह्यूमंस में कैसे होता है? जब हमें डॉग्स या फिर मंकीज़, वुल्व्स, कैट्स ऐसे जानवर बाइट करते हैं तो उनका सलाइवा जब हमारी बॉडी में इंटर होता है तो उसके थ्रू रेबिस वायरस भी हमारे बॉडी में इंटर हो जाता है और हमें रेबिस डिसीज़ होती है। इसका सबसे बड़ा सिम्टम ये है कि ह्यूमंस को हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया मीन्स उन्हें पानी से डर लगने लगता है, वो पानी भी नहीं पीते, जब वो पानी पीते हैं तो उनको डर लगता है। इवन अगर कोई उन्हें पानी भी दिखाता है तब भी वो बहुत डरते हैं। इसका असर उनके ब्रेन पर होता है, जिसकी वजह से वो पैरालाइज्ड भी हो सकते हैं और कोमा में भी जा सकते हैं। इसके अलावा उन्हें नॉइज़ से, बहुत ज़्यादा आवाज़ और लाइट से भी डर लगने लगता है और लास्ट में इनकी डेथ हो जाती है। लुईस पास्चर ने 6 लोगों को अपनी आंखों के सामने रेबिस डिसीज से मरते हुए देखा जिन्हें कुत्तों ने काट लिया था। इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वो रेबिस का वैक्सीन बनाएंगे, इसलिए उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दी, लेकिन उनके बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा क्योंकि रेबिस जो डिसीज़ होती है वो वायरस की वजह से होती है और उसका आइसोलेशन बहुत मुश्किल था। लेकिन हमें पता है कि वायरसेस जो है वो बहुत जल्दी म्यूटेशन होता है वायरसेस में। तो अगर हम वायरसेस को किसी डिफरेंट होस्ट में यानी कि एबनॉर्मल होस्ट में इंजेक्ट करेंगे और अगर वो वहीं पर बहुत दिन रहेंगे तो उनमें म्यूटेशन हो जाएगा और वो उस होस्ट की बॉडी को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देंगे और जो उनका रियल होस्ट होता है उसको वो डिसीज़ नहीं कर सकते। वैक्सीन बनाने के लिए पास्चर को रेबिस वायरसेस को ग्रो करना था, उनको कल्चर करना था, लेकिन वायरसेस का कल्चर जो है वो इन विट्रो पॉसिबल नहीं है। वायरसेस को ग्रो करने के लिए हमें कोई लिविंग होस्ट या लिविंग सेल्स चाहिए। तो पास्चर ने क्या किया? एबनॉर्मल होस्ट रैबिट को यूज़ किया। रैबिट में रेबिस वायरस को इंजेक्ट करने के बाद जब रैबिट मर गया तब पास्चर ने रैबिट के स्पाइनल कॉर्ड को कलेक्ट किया और वहाँ से म्यूटेटेड वायरसेस को कलेक्ट किया। ये म्यूटेटेड वायरसेस जो थे उनमें जो विरुलेंस था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था या कम हो गया था। अब ये अपने नॉर्मल होस्ट यानी कि डॉग्स एंड ह्यूमंस में जो डिसीज़ कॉज करेंगे वो बहुत माइल्ड होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह पास्चर ने रेबीज़ का वैक्सीन बनाया और इसका सबसे पहले एक्सपेरिमेंट उन्होंने कुत्तों पर किया। जब डॉग्स में इम्यूनाइजेशन हो चुका था तब अब ह्यूमंस में ये वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट करना था। इन 1885 में क्या हुआ? जोसेफ मिस्टर नामी एक लड़का था जो कि सिर्फ 9 साल का था। उसको एक कुत्ते ने काट लिया और उसको रेबिस डिसीज़ हो गई। तब पास्चर ने उस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट क्यों किया? क्योंकि वो लड़के का इलाज करना तो बहुत ज़रूरी था और वो वैसे भी मरने ही वाला था। इसलिए उसकी माँ ने उसे पास्चर के पास लाया और पास्चर ने अपना एक्सपेरिमेंट उस पर किया। उसने उसे 13 इंजेक्शंस दिए, ये एटेनुएटेड वायरस के जो कि 10 दिन में थे। 10 दिन में इसने क्या किया? 13 इंजेक्शंस दिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी एटेनुएटेड वायरस की बढ़ाकर, और लास्ट में वो लड़का बच गया, जोसेफ मिस्टर बच गया। These experiments marked the beginning of immunology with contributions from all over the world. पास्चर के ये सारे एक्सपेरिमेंट की वजह से इम्यूनोलॉजी की बिगिनिंग हुई। पास्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। एंटनी वैन लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड लुईस पास्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। Pasteur Institute was constructed in Paris and the initial task of the institute was vaccine production.
पास्चर के नाम पर एक इंस्टीट्यूट कंस्ट्रक्ट किया गया पेरिस में, और इस इंस्टीट्यूट का सबसे पहला टास्क ये था कि वैक्सीन बनाया जाए और उसे लोगों तक पहुंचाकर इम्यूनाइज किया जाए डिसीजेस के अगेंस्ट। नेक्स्ट है रॉबर्ट कोच। ये एक जर्मन फिजिशियन था। ही एस्टैब्लिश्ड द रिलेशनशिप बिटवीन बैसिलस एंथ्रेसिस एंड एंथ्रैक्स इन 1876। इसने क्या बताया कि जो एंथ्रैक्स डिसीज़ होता है ये हमें बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। He injected healthy mice with blood of deceased animals and mice become ill. After transferring anthrax inoculation and culturing of bacilli through a series of mice on beef serum, he proved the relation between the microorganism and a specific disease. He proposed four postulates summarized as below. First is the microorganisms must be present in every case of disease but absent from healthy organisms। मतलब क्या है कि जो भी कॉजेटिव एजेंट है वो हर बीमार ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेगा और अब्सेंट रहेगा हेल्दी ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि यहाँ बताया कि जो डिसीज्ड रैट है उसमें कॉजेटिव एजेंट प्रेजेंट है, बट जो हेल्दी माइस है उसमें कॉजेटिव एजेंट एब्सेंट है। सेकेंड पॉस्टुलेट है द सस्पेक्टेड माइक्रोऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड एंड ग्रो आउट इन अ प्योर कल्चर। मतलब कि जो भी सस्पेक्टिव कॉजेटिव एजेंट रहेगा वो हम आइसोलेट कर सकते हैं डिसीज्ड ऑर्गेनिजम्स के ब्लड से इन प्योर कल्चर। यहाँ पे देखो कोच ने क्या किया, जो डिसीज्ड ऑर्गेनिज्म है उससे क्या किया, बैक्टीरिया को आइसोलेट किया और प्योर कल्चर पर ग्रो किया, है ना। ये रहा कोच का सेकेंड पॉस्टुलेट। थर्ड पॉस्टुलेट है द सेम डिसीज मस्ट रिजल्ट when isolated microorganisms are inoculated in a healthy host। मतलब अगर हम जो ये आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म है इसको हेल्दी होस्ट में इंजेक्ट करेंगे तो उसको भी डिसीज़ हो जाएगा। ये था कोच का थर्ड पॉस्टुलेट। अब हम देखेंगे फोर्थ एंड लास्ट पॉस्टुलेट। The same causative agent must be isolated from the inoculated disease organism। मतलब कि इतना सेम कॉजेटिव एजेंट हम क्या कर सकते हैं, री आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम द इनोकुलेटेड डिसीज्ड ऑर्गेनिज्म। कौन सा है इनोकुलेटेड डिसीज्ड ऑर्गेनिज्म, ये सेकेंड माउस जो कि डेड है, जिसकी डेथ हो गई है कॉजेटिव एजेंट की वजह से, उसके पास से हम सेम कॉजेटिव एजेंट आइसोलेट कर सकते हैं। तो रॉबर्ट कोच ने अपने 4 पोस्टुलेट्स के थ्रू क्या बताया कि जो भी बीमारी होती है वो एक पर्टिकुलर कॉजेटिव एजेंट की वजह से होती है। नेक्स्ट है एमिल बेहरिंग एंड किटासाटो। In 1890, Emil Behring and Kitasato injected inactivated toxin of diphtheria into a healthy rabbit। इन्होंने क्या किया था, डिप्थेरिया का इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्थेरिया टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड जो है वो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन है, इसको उन्होंने क्या किया, हेल्दी रैबिट में इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से वो रैबिट क्या हो गया, वैक्सीनेटेड हो गया। इसके बाद फिर वो रैबिट डिप्थेरिया रेजिस्टेंट रैबिट बन गया, क्योंकि उसको हमने एज ए वैक्सीन डिप्थेरिया टॉक्सॉइड इंजेक्ट किया था। उसके बाद एमिल बेहरिंग एंड किटासाटो ने क्या किया, उसका सीरम कलेक्ट किया फ्रॉम ब्लड, आइसोलेट सीरम फ्रॉम ब्लड एंड इंजेक्टेड इनटू अ सेकेंड हेल्दी रैबिट। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक दूसरे रैबिट में ये जो डिप्थेरिया रेजिस्टेंट रैबिट है इसका सीरम इंजेक्ट किया, जिसकी वजह इंजेक्ट किया, और साथ ही साथ उसमें क्या किया, विरुलेंट डिप्थेरिया यानी कि डिप्थेरिया का जो टॉक्सिन है, यहाँ पे क्या है, टॉक्सिन है, और सबसे पहले जो इंजेक्ट किया था वो क्या था, टॉक्सॉइड था, टॉक्सॉइड। यहाँ पे फिर उसने हेल्दी रैबिट जिसके पास
रेजिस्टेंट रैबिट का सीरम है, उसके साथ साथ उसने वायरुलेंट ऑफ डिप्थेरिया भी इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से जब ये डिप्थेरिया का टॉक्सिन इंजेक्ट किया गया तो ये हेल्दी रैबिट ज़िंदा बच गया। और एट द सेम टाइम जब ये डिप्थेरिया का टॉक्सिन एक हेल्दी रैबिट में इंजेक्ट किया गया तो वो रैबिट मर गया। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी सीरम इंजेक्टेड नहीं किया गया था और ना ही वो रैबिट वैक्सीनेटेड था। ये सारे एक्सपेरिमेंट के बाद एमिल बेहरिंग ने बताया कि अगर हम सीरम को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर एनिमल तो हमारी इम्यूनिटी भी ट्रांसफ़र होती है। इस क्योंकि हमारे सीरम में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सबसे पहला रेफरेंस एंटीबॉडीज़ का एमिल बेहरिंग एंड किटासाटो ने दिया था। उन्होंने टिटेनस का एंटी टॉक्सिन भी बनाया। In 1883, Elimichnikov observed that certain white blood cells, which he termed as phagocytes, were able to ingest or phagocytes microorganisms and other foreign materials. Michnikov hypothesized that these cells are the major effectors of immunity, and he introduced the concept cell-mediated immunity. मिचनिकॉफ को फादर ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी भी कहा जाता है। फैगोसाइटोसिस क्या है? एक प्रोसीजर है जिसमें फैगोसाइट्स जो कि वाइट ब्लड सेल्स हैं उन पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? जो भी कोई फॉरेन मटेरियल या बैक्टीरियम आता है उसको वो अटैच करते हैं और अपने अंदर एनगल्फ कर देते हैं। एनगल्फ करने के बाद हमारे सेल्स में जो लाइसोजाइम्स होते हैं वो इस बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू उनको सेल्स के बाहर सीक्रेट कर देते हैं। इस प्रोसीजर को हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। ये फैगोसाइट्स हम आगे और स्टडी करेंगे सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को नेचुरल इम्यूनिटी भी कहा जाता है क्योंकि ये बाय बर्थ हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आर्टिफिशियल इम्यूनिटी भी कहते हैं क्योंकि हम इसे लाइफ टाइम में हमारे एक्वायर्ड होते हैं, इसलिए इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में जब एंटर होता है तो उसे डिसीज़ कॉज करने से या उसे बॉडी में एंटर होने से रोकने के लिए इसमें सर्टेन बैरियर्स होते हैं जिसको हम डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल स्टडी करेंगे। तो हमने देखी इम्यूनिटी के 2 टाइप्स है। इननेट का मतलब होता है, इननेट मतलब वो चीज़ जो आपको विरासत में मिली हो, मतलब जन्म से आपको मिली हुई इम्यूनिटी को आप कहते हैं इननेट इम्यूनिटी। और जो चीज़ें आप लाइफ टाइम में एक्वायर्ड करोगे वो है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हम कह सकते हैं कि इननेट इम्यूनिटी बाय बर्थ है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ है। मतलब पैदा होने के बाद आपकी बॉडी जो भी इम्यूनिटी गेन करे वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आ गई। इनेट इम्यूनिटी को हम कह सकते हैं कि ये नेचुरल इम्यूनिटी है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, क्योंकि ये हम कुछ समय के लिए हमारे साथ रहता है, लाइफ टाइम भी रहती है, लेकिन एज के हिसाब से ये डेवलप होती है, वीक होती है। लेकिन इनेट इम्यूनिटी लाइफ टाइम सेम रहती है, ना तो वीक होती है ना स्ट्रॉन्ग रहती है, उसकी जो प्रोसेस रहती है वो सेम रहती है। इनेट इम्यूनिटी जो है वो नॉन स्पेसिफिक है, किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं बना है, यह हर पैथोजन से लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी बहुत ही स्पेसिफिक है, वो जिसके लिए है उसी से लड़ेगा, नहीं तो नहीं लड़ेगा।
इन्नेट इम्यूनिटी में कोई इसको एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं है, मतलब पहले अगर पैथोजन बॉडी में आया होगा तो बॉडी उससे लड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। इन्नेट इम्यूनिटी डायरेक्ट फाइट करता है किसी भी पैथोजन से, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी तभी लड़ेगा जब उसके पास उसके लिए कोई मेमोरी है, मतलब इसको प्रीवियस एक्सपोजर की ज़रूरत है, तभी ये लड़ेगा, तैयार होगा। इन्नेट इम्यूनिटी जो एक छोटे बच्चे की तरह है, जो के मार के भूल जाता है, मतलब कोई मेमोरी नहीं रखता। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी बड़े बच्चों के जैसा है, उसे कोई भी मारा तो वो याद रखता है, इट हैज़ मेमोरी। तो यहाँ पर ये बात है कि इन्नेट इम्यूनिटी में कोई भी मेमोरी नहीं है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अपनी खुद की एक मेमोरी होती है, वो याद रखते हैं पैथोजेंस को। और इन्नेट इम्यूनिटी की सबसे ख़ास बात ये है कि इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वह कभी कभी अपने फादर को भी मारता है, उसे पता नहीं होता है कि ये हमारे फादर है, इन्हें मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। बच्चा है एक छोटा सा 2-3 साल का, कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक्वायर्ड, आप बड़े हो, क्या आप बचपन के जैसे अपने फादर को मार सकते हैं? नहीं। आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि अगर आप अपने फादर को मारेंगे तो ये आपको उठाकर फेंक देंगे बाहर। इसी तरह एक्वायर्ड डिफ्रेंशिएट कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में, लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी में डिफ्रेंशिएट कर नहीं कर सकता है। इन्नेट इम्यूनिटी में सारे बैरियर्स आते हैं, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम जो पढ़ेंगे उसमें सारे सेल्स आते हैं जो कि डिफरेंट डाइवर्सिटी के होते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डाइवर्सिटी दिखाता है, लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी में कोई सिर्फ बैरियर्स आएंगे। ठीक है, तो ये बैरियर्स जो है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो टाइप्स है, डिफरेंट सेल्स है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, आज के लेक्चर में हमने देखा कि हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी।